नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे अगर एडिटोरियल पेज पे देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो ये डिप्लीटेड रिजर्व, इसकी समरी लेंगे कि किस तरीके से हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स हैं वो डिक्लाइन कर गई। दूसरा, सेव्ड बाय आवर वुमेन, इस आर्टिकल में बताया हुआ है फेमिनिज्म के बारे में। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि पास्ट अगर मॉडर्न हिस्ट्री से लेके करंट सिनेरियो तक देखें तो जो औरतों का रोल है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है या फिर वो कंटिन्यूसली बना रह पा रहा है, जानेंगे। इस आर्टिकल की भी समरी लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जी के पोते हैं ये, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे उन चीज़ों को हम यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, तो एडिटोरियल में तो देखो सारे समरी वाले हैं। इसके अलावा आइडिया पेज पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर टॉक से रिलेटेड विवेक काटजू जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, उनके ओपिनियन। दूसरा हम डिस्कस करेंगे बैड बैंक के लिए हम चाइना से क्या सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें 4 सजेशंस हैं, वो लिख लेना आप। इसके अलावा ये हरदीप एस पुरी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है जो कि यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और देखो बेसिकली इनमें यहाँ पर 3 मेन स्कीम्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, एक है अमृत मिशन और एक है स्मार्ट सिटी मिशन। इन तीनों के बारे में हमने देखो इनके आर्टिकल में पहले भी डिस्कस किया था, तो इस आर्टिकल को हो सका तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं फिर आपको दोबारा से मतलब एक तरीके से आपको खुद को पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हो सका तो मैं डिटेल में डिस्कस ही कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आइडिया के तो 3 आर्टिकल्स हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एडिटोरियल पे 3 आर्टिकल्स हैं जिनकी समरी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है बैड बैंक लेसन्स फ्रॉम चाइना। आर्टिकल को लिखने वाले हैं प्रतीक दत्ता। प्रतीक दत्ता जी की अगर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप ये सीनियर रिसर्च फेलो हैं शार्दुल अमरचंद मंगलचंद एंड कंपनीज। ठीक है, इनके ये व्यूज़ हैं, पर्सनल हैं। तो अभी हमने देखा कि बजट आया, बजट में क्या क्लियर किया गया कि एक बैड बैंक स्टैब्लिश किया जाएगा जिसका नाम क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। ठीक है, इंडिया इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए रेडी है। चाइना भी एक वर्ल्ड का ऐसा कंट्री है जो कि बिगेस्ट बैड बैंक के साथ में अभी डील कर रहा है। ठीक है, चाइना का एक बैड बैंक है। बैड बैंक का मतलब हो गया कि आप मानो कोई लोन दिया जाता है किसी भी कंपनी को बैंकों के द्वारा या फिर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिनको हम नॉर्मली NBFCs बोलते हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके द्वारा लोन दिया जाता है। अब वो लोन किस लिए दिया जाता है कंपनी कि भाई पैसा ले ले, इंटरेस्ट रेट टाइम पे चुका दे और टाइम पे प्रिंसिपल भी चुका दे, तो टेन्योर फिक्स कर दिया जाता है। अब मानो कि उस कंपनी में या तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जैसे कोविड-19 का टाइम आ गया, तो जो टारगेट किया था उस कंपनी ने काम को लेकर के कि हाँ हम इतने टाइम में इतना कुछ अचीव कर लेंगे, वो अचीव नहीं हो पाया, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शनिंग हो गई उस कंपनी में, करप्शन मान लो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, वो कंपनी हो गई फेल और ये लोन दिया हुआ जो था NBFC या बैंकों के द्वारा वो हो गया एकदम बैड बैंक, बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे में इन कंपनियों को रिजॉल्व करना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो ये काम, दूसरी चीज ये जो लोन बैंकों से या NBFC से निकल चुका है इनकी तो बैलेंस शीट बिगड़ गई ना, तो इस बैलेंस शीट को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तरफ तो हम हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को जिस तरफ देखें कि क्रेडिट फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें कि बैंकों से पैसे उधार मिले लोगों को और लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करके बैंकों का उधार रिटर्न करें ब्याज सहित। ठीक है, पर उस परिस्थिति में यहां पर फेलियर ही हो गया सारा सिस्टम, तो कंपनी भी गई और बैंक भी गया और ओवरऑल लॉस हो गया इकोनॉमी को, और ऐसे लोन्स को बोल दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो चाइना में भी देखो ऐसा ही हाल है और चाइना इसी चीज से स्ट्रगल भी कर रहा है, वहां पर बिगेस्ट बैड बैंक है। तो ऐसे में जो बैड लोन्स हो गए ना उनको टैकल करने के लिए एक अलग सा एंटिटी स्टैब्लिश कर दी जाती है जिसको बैड बैंक बोल दिया जाता है। ठीक है, तो चाइना हुरोंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये हांगकांग का जो शेयर मार्केट है वहां पर लिस्टेड कंपनी है और चाइनीज गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है चाइना की सरकार के द्वारा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो टारगेट किया गया था कि हाँ कैसे भी करके इस पूरी बैड बैंक की जो पूरी स्टेक्स बने हुए हैं चाइना में, बहुत सारे लोन हैं वो बिगड़ चुके हैं, रिटर्न नहीं आ रहे हैं, उनको कवर अप किया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए, उनकी सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके उनको बेच दो और पैसा निकाल के बैंकों को रिटर्न कर दो। अब होता क्या है, इस बैड बैंक का जो चेयरमैन है
ठीक है, जिसका नाम था लियाई शियोमिन। ये इंडिविजुअल भी कुछ गलत एक्टिविटीज़ में पकड़ा जाता है, जैसे कि ब्राइब में, ठीक है, रिश्वत देने में, करप्शन में और बाईगैमी। वहाँ पर चाइनीज़ लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमारे भी अलाउड नहीं है ना, जिस तरीके से कि दो शादियां करना, लाइक दैट। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि इन तीनों चीज़ों के चलते उनको फिर बाद में पनिशमेंट दे दिया जाता है। और पनिशमेंट के बाद में आप देखो कि चाइना आज इस परिस्थिति में उलझा हुआ पड़ा है कि बैड बैंक होने के बावजूद भी बैड लोन्स अभी वहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो यही चीज़ हमें हमारे इंडियन पॉलिसी मेकर्स को भी सोचने पर मजबूर करती है कि चाइना में अगर ऐसा हाल रहा है तो हम कैसे टैकल करें इसको। तो अगर देखी जाए तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो चाइना ने मतलब आप देखोगे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए लगभग 1990s की बात है, 97 98 के लगभग की बात है। तो उस टाइम पर डेडिकेटेड बैड बैंक स्टैब्लिश किया जाता है चाइना के द्वारा। और उस चाइना ने क्या फोकस किया कि 4 स्टेट ऑन्ड कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो बैड बैंक स्टैब्लिश करेंगे। देखो आप कि बैंक उधार दे रहे हैं और उधार तो उन्होंने दे दिया, अब उधार उनका दिया हुआ वापस नहीं आ रहा है, तो उन्हीं कॉमर्शियल बैंक्स को क्या कह दिया कि भाई आप अपने लिए अलग अलग एक एक बैड बैंक स्टैब्लिश करो, जो कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है ना, इनको आप रिजॉल्व कर सको। ठीक है, अब वहां पर स्टेट ऑन्ड क्यों है जी? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी या अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहां पर सब कुछ सरकार का है, ठीक है ना। तो यहां वहां पर प्राइवेट सेक्टर का इतना रोल नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो कि स्टेट ऑन्ड कॉमर्शियल बैंक्स को बोल दिया जाता है कि आप अपने खुद के 4 बैड बैंक्स ओपन कर लो। ठीक है, टारगेट क्या था कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं उनको एक्वायर कर लो, ले लो और उनको रिजॉल्व करो 10 साल के अंदर अंदर। फिर हमें पता है कि सब प्राइम क्राइसिस आते हैं 2008 में, तो इसके बाद में फिर 2009 तक इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाता है। 2009 के बाद में फिर इसका टेन्योर एक्सटेंड करके अल्टीमेटली 2012 तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है ना। अब क्या होता है, 2012 के अंदर एक्सटेंशन तो मिल ही गया, अब एक एक प्रोविंस, जहां जैसे हमारे स्टेट होते हैं ना, उस तरीके से चाइना के एक एक प्रोविंस के अंदर एक एक लोकल बैड बैंक खोलने के लिए अलाउ कर दिया। मतलब आप देखो कि और ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि आप बैड बैंक खोलो, कैसे भी करो, इस बैड लोन को खत्म करो। अब एक एक प्रोविंस में एक एक बैड बैंक हो जाए, तो ऐसे में 2016 आते आते और ज्यादा लिबरल कर दी जाती है पॉलिसी को। वो ये कि अब हर एक प्रोविंस में 2 लोकल बैड बैंक खोले जा सकते हैं। और 2019 एंड आते आते वहां पर 59 लोकल बैड बैंक्स अभी तक हो चुके हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? सिर्फ एक से, कहां पहुंच गए? 59 पे। तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने का नतीजा ये हो गया। और अभी तक भी चाइना में जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं अंडर कंट्रोल नहीं है, वैसे के वैसे या फिर बढ़ चुके हैं, उल्टा ये हाल है। तो रिसेंट अभी रिसर्च एक पब्लिश की गई है बेन चारोएंग, ठीक है, चारोएंग के द्वारा ये स्टेप, मतलब एक रिसर्च पेपर रिलीज किया गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में। ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है, मेन जो काम की चीज़ है वो आप देखो, वो ये इन्होंने हाईलाइट किया कि चाइनीज बैड बैंक हैं वो अभी भी कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं है। केवल और केवल क्या कर पा रहे हैं? कॉन्सील, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है ना, उनको छुपाया जा रहा है चाइना के अंदर। जबकि वहां पर ये बैड बैंक्स ओपन किस लिए किए गए थे कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, उनको आप रिजॉल्व करो और उनको बेच करके जिन लोगों ने उधार दिया था उनका उधार चुका दो। ये काम होता है बैड बैंक्स का। अब वहां पर आप देखो कॉन्सील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। अगर बैंक फाइनेंस की बात करें तो 90% अगर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बैड बैंक्स जो हैं वो ही कहीं ना कहीं अपने ट्रांजैक्शंस को इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं। बैड बैंक्स लगभग 70% तक जो एनपीएल है उनको रीसेल कर पाए थर्ड पार्टी को। ठीक है, अब थर्ड पार्टी भी कौन है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो वहां पर जो सिस्टम है वो ओपेक है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ऐसे में वही चीज़ है, अथॉरिटेरियन रिजीम में सवाल भी कोई नहीं कर सकता वहां पे। अब जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी भी कौन है? उन बैंकों में से ही कोई एक इंडिविजुअल या कोई मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आकर के उसको परचेज कर रहा है। तो आप देखो कि बैंक ने लोन दिया, लोन खराब हो गया, लोन चला गया बैड बैंक के पास में, बैड बैंक ने इस लोन को रिजॉल्व करने की कोशिश की तो इस बैंक के इंडिविजुअल्स आकर के उस लोन को टेक ओवर कर रहे हैं। तो क्या इसमें आप वाकई में रिजॉल्व कर पाओगे इस बीमारी को? नहीं। तो ये क्या तरीका हो गया कि आप कुछ इस तरीके के फाइनेंशियल रेगुलेशंस क्रिएट कर रहे हो जिनमें कि बैड लोन को केवल और केवल हाइड किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है।
तो ऐसे में हुरोंग से जो फर्स्ट बैड बैंक चाइना ने ओपन किया था, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है और वो प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जाती है। आज चाइना में 59 बैड बैंक्स हैं और अभी तक भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। एक आर्टिकल आया इकोनॉमिस्ट के अंदर, हुरोंग की अगर बात करें तो बोला हुरोंग जो है इसने खुद को एक इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पे एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया। शुरुआत हुई थी कैसे, बैड बैंक के नाम पे, अब खुद को एक इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। वो भी कैसे, खुद की सब्सिडियरी बैंक ब्रांचेस खोल दी, मतलब खुद की ब्रांचेस खोल दी और उन ब्रांचों से अब वो इन्वेस्टमेंट कराता है। अब आप देखो शुरुआत कहाँ से होती है, फंस कहाँ जाता है। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेज है चाइना से, हमें यहाँ पर लर्निंग्स मिल रही है जो हमें इंडिया में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो 4 लेसन्स यहाँ पे मेन यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं। पहला तो ये कि एक सेंट्रल बैड बैंक अगर हो तो सिर्फ एक ही हो और वो भी सेंट्रलाइज्ड बैंक बैड बैंक होना चाहिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं NARCL, ठीक है। तो इसमें एक सेंट्रलाइज्ड बैंक हो और उसका एक फाइनाइट टेन्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते चले जा रहे हो और एक नहीं, फिर बाद में आप कभी क्या, जैसे चाइना में किया, पहले तो सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड खोला, फिर हर प्रोविंस में एक, फिर हर प्रोविंस में 2, टोटल 59 बैड बैंक्स हो गए। तो ऐसे में तो फिर बाद में फिर आप, और वही बैड बैंक फिर बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक बन जाते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो आज की परिस्थितियाँ अगर देखी जाए तो कोविड का टाइम चल रहा है, इकोनॉमिक शॉक बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी पड़ी हैं। तो ऐसे में इन बैड लोन्स का सिक्योरिटाइजेशन, मतलब उनका छोटे छोटे बॉन्ड्स में डिवाइड करना उनको, और फिर बाद में उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल करके और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, ये अपने आप में चैलेंजिंग है, बट एक ये तरीका है। तो बैड बैंक का काम क्या है कि जहां पर भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, उन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को बैड बैंक में ट्रांसफर किया जाए। वही बात कि बैंकों ने लोन दिया, लोन वापस नहीं आ रहा, तो इस लोन को ये बैंक किसको दे देंगे, बैड बैंक को। अब ये बैड बैंक की हेडेक है कि कैसे ये पैसा निकलवा करके बैंकों को रिटर्न करता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सिर्फ एक बैंक हो और दूसरा एक फिक्स टेन्योर हो, ऐसा नहीं एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते जा रहे हो और प्रॉब्लम बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो गई हो, ठीक है। और बैड बैंक जो है काम क्या कर सकता है, देखो रीस्ट्रक्चर भी कर सकता है लोन को। रीस्ट्रक्चर का मतलब कि हाँ, जो मैनेजमेंट है ऑलरेडी, उसी मैनेजमेंट को बोल दिया जाए कि आप अपने हिसाब से काम करो और ये नए सिरे से हम शुरू कर रहे हैं लोन की कंडीशंस, आप इतने सालों में इतना अमाउंट EMI के तौर पे हमें पे करते रहोगे। या फिर हो सकता है कि एसेट वैल्यूज़ है, जैसे कि कभी भी अगर नॉन परफॉर्मिंग लोन अगर हो जाता है ना NPA, तो उनकी एसेट वैल्यू लगातार डिक्लाइन करती चली जाती है। तो ऐसे में उन एसेट वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का काम भी हो गया, ठीक है। साथ में आप इकोनॉमिक शॉक के टाइम पे अचानक से मत सेल आउट करो, प्राइवेट प्लेयर्स को वहां पर इन्वॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि एक स्मूथ वे के अंदर काम करना चाहिए, एक टारगेटेड मैनर में कि इतना टाइम है और एक ही बैंक रहेगा, ठीक है ना। अब आप देखो चाइना का तो हमने देखा फेलियर, एक का 59 में कन्वर्ट हो गया। USA के अंदर 1989 में एक बैड बैंक खोला गया था जिसका नाम रेजोल्यूशन ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। तो उन्होंने दिसंबर 1996 इसका सनसेट क्लॉज फिक्स किया था कि हाँ जी 1996 के दिसंबर आते आते हम इसको बंद कर देंगे बैंक को। आप देखोगे प्रीपोन्ड किया जाता है और इसने जितना टारगेट लिया था वो टारगेट भी अचीव करता है। इसके अलावा स्वीडन में भी एक सेक्रेम इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया जाता है 1993 में, इसी बैड बैंक के कॉन्सेप्ट के ऊपर। लाइफ स्पेन दिया जाता है 10 से 15 साल। आप देखोगे 1995 में ही इस सेरम्स बोर्ड को स्क्रैप कर दिया जाता है, मिड 1997 में ही स्क्रैप कर दिया जाता है। वजह कि इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया कि देखो 1993 से 97 4 साल के अंदर 98% एसेट्स को इन्होंने अपने हिसाब से सेटल कर दिया था, डिस्पोज कर दिया था। तो एक तो ये काम हो गया कि एक ही इंस्टीट्यूशन हो स्पेसिफाइड टाइम के लिए। सेकंड जो सजेशन दे रहे हैं वो ये कि बैड बैंक जो है वो स्पेसिफिक नैरो मैंडेट के लिए काम करे। कहने का मतलब कि आप गोल्स फिक्स करके रखो, ऐसा नहीं कि पहले तो बोलते हो कि हाँ भाई जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनको आप रिकवर करो, रिजॉल्व करो और फिर उसके बाद में वो इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पे कन्वर्ट हो जाए। जी बिल्कुल भी नहीं, आप स्पेसिफिक टाइम के लिए एक पर्टिकुलर डिफाइंड गोल्स के ऊपर उनको काम करने के लिए बोलो, ठीक है। इससे क्या होगा कि NPLs का ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं होगा। नहीं तो क्या हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बैड बैंक का मतलब क्या है, बैड लोन्स को करेक्ट करो भाई। अब यहां पर चाइना में हमने क्या देखा, एक बैंक से दूसरे बैंक से, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में, इसी तरीके से वो ट्रांसफर होता चला जा रहा है। वो तो बात अलग है कि वहां पर वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम है तो पता नहीं पड़ रहा, नहीं अभी तक क्या क्राइसिस नहीं आ जाते। तो ऐसे में
ट्रांसफर नहीं करना है, हमें एनपीएल्स को रिजॉल्व करना है। एक क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिजोल्यूशन की, ठीक है। इसके लिए वही टारगेटेड मैनर में काम करे, एक इंस्टीट्यूशन काम करे और उसके बाद में उसको खत्म कर दिया। नहीं तो वही बात है जो हुरोंग डिबेकल जो चला, जिसके अंदर फंस गया चाइना, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, तो वो चीज हमारे यहां पर रिपीट नहीं होगी। थर्ड वन सजेशन, जैसे कि चाइना में किया गया, तो इंडियन बैंक्स भी जो हैं वो बैड लोन्स के लिए एक्सपोज हो जाते हैं, हमें पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे में इन लोन्स को आप ट्रांसफर कर दो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। अब देखो, अभी तो बैड बैंक तो अभी तक अब खुला है, तो ऐसी परिस्थितियों में बैड लोन्स जो हैं वो बैंक अपना ट्रांसफर कर सकते हैं किसको, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एक तरीके से ये भी बैड बैंक का ही एक, यूं मान लो कि एक वही है, ब्लूप्रिंट ही है, जिसमें टेक ओवर कर लिया जाता है जो भी एनपीएज है, और फिर उसके बाद में उनकी बोली, बिडिंग लगानी, रीस्ट्रक्चर कर देना, उनको लोन दिया हुआ है वो सारा, जिससे कि बैंकों का जो काम है, लोगों का डिपॉजिट लेना, लोगों को लोन देना, वो स्मूथली चलता रहे, और उनकी बैलेंस शीट की जो हेडेक है वो फिर बाद में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के हाथ में चली जाती है। तो आरबीआई का बुलेटिन है 2021 का, उसमें ये कहा जाता है कि एआरसी जो है ना वो मेनली बैंक सेंट्रिक तरीके से काम कर रही है, मतलब बैंकों का ही यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानो, या फिर इस तरीके से बैंक ही लोन दे रहे हैं। एक तरफ तो हम बैंकों को उनके बैड लोन से फ्री करना चाह रहे हैं कि हाँ जी, आप जो लोन दे चुके हो वो अब बर्बाद हो गया है, अब रिटर्न नहीं आ रहा है, तो बैंकों का ये लोन ले दिया गया, एआरसी को दे दिया गया, और बैंकों को बोल दिया आप तो अपनी बैलेंस शीट को करेक्ट करो और आगे कंटिन्यू काम करते रहो, ये अब हमारा हेडेक है। अब इस जो भी बैड लोन हो गया है उससे पैसा रिकवर करके हम आपको दे देंगे। पर समस्या क्या है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी कौन खोल रहा है जी, सरकार प्रपोजल तो दे रही है बट इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बैंक्स ही कर रहे हैं। तो फिर तो बैंकों के पास ही रहने दो ना, फिर आप क्यों, वही हाइड करने वाला ही मुद्दा आ गया यहां पर। तो इसी तरीके से क्या फिक्स कर दिया जाता है कि आप यहां पर जो बैंकों का इन्वेस्टमेंट है इन एआरसीज के अंदर, या बैंक सेंट्रिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, उसको आपको खत्म करना चाहिए, ठीक है। आज लगभग सिक्योरिटी रिसिप्ट की बात करें इन एआरसीज में, तो 70% तो वो खुद बैंक है जिसने लोन दिया है। तो कहां से काम हो पाएगा फिर, तो बैड बैंक आप स्टैब्लिश क्यों करते हो जब बैंकों का ही वहां पर रोल आ जाता है। तो आरबीआई ने सीधा सा एक प्रोविजन किया, टाइटनिंग प्रोविजन, कि भाई आप बैंक जो है जिनका लोन बैड लोन में कन्वर्ट हो गया, वो तो अपने आप को विड्रॉ करो। हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखो लिबरल कर रहे हैं कि बाहर की कंपनियां आएंगी और फिर बाद में उन बैड लोन्स को करेक्ट करने के लिए एआरसीज में इन्वेस्ट करेंगी। इससे क्या हो जाएगा, बैंक अपने काम को स्मूथली करते रहेंगे, और फिर वो फॉरेनर कंपनी है या फिर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनके पैसे का यूज करके हम हमारे रिवाइवल को इंश्योर कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी पर काम करने की जरूरत है NARCL की, कि वहां पर बैंकों का रोल कम से कम हो, वहां पर एक दूसरी पार्टीज को ही इन्वॉल्व करो। चौथा, अगर स्टडी स्टेट की बात करें कि हाँ जी रेजोल्यूशन चल रहा है बैड लोन्स का, और उसमें भी अगर लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की अगर बात करें, तो उसमें रेजोल्यूशन जो है बैड लोन्स का वो इस तरीके से होना चाहिए जहां पर कोई ओपेकनेस ना हो, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म पे काम होना चाहिए। इसका मतलब कि जो ज्यादा पैसे पे करे उसको आप उन बैड लोन्स को हैंड ओवर करो कि हाँ जी भाई, आप नया मैनेजमेंट आ गया, अब आप लो इस कंपनी को और आप काम करो, आप चुकाओ। तो उसका पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड हैं, पहली चीज। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि वहां पर बैंकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही चाइना वाला केस, नहीं तो मल्टीट्यूड ऑफ बैंक्स शुरू हो जाएगा, एक के बाद में दो के बाद में 59 आपने बैंक्स खोल दिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नरसिम्हन कमेटी ने भी बोला था कि एक सिंगल एआरसी या फिर बैड बैंक के तौर पे स्टैब्लिश होना चाहिए, ऐसा नहीं बार बार। और ये चीज हमने शुरुआत में फर्स्ट सजेशन में देख ही लिया था, एक एंटिटी होनी चाहिए। जबकि सरफाइसी एक्ट आता है 2002 में, अब आप देखोगे वहां पर मल्टीपल एंटिटीज खोल दी जाती है, प्राइवेटली ओन्ड एआरसीज खोल दी जाती हैं। अब फिर वो क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगी, वो की वो चीज रिपीट कर दी गई जो चाइना ने की, ठीक है। तो ऐसे में अगर बैड बैंक पहला खोला जा रहा है तो इन 4 सजेशंस पे काम करने की जरूरत है। एआरसीज बैड बैंक के तरीके से काम करती आ रही हैं, पर समस्या क्या है, ये एक तरीके की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी में डाला हुआ है इसको। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या हो गया कि
पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, लोन तो ले लिया कंपनी ने, पर बैंक से लिया वो लोन तो चुका नहीं पा रहे हैं, पर इनको पैसे की और ज़रूरत है, तो एवरग्रीनिंग हो रही है, मतलब लोन चुकाने के लिए और लोन लिया जा रहा है, और ऐसे में फिर ये एआरसी कंपनियां हेल्प कर रही हैं उनकी। तो क्या ऐसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है? तो ये चीज़ करेक्ट करनी ज़रूरी है। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की अगर बात करें तो देखो उनको अलाउ तो करो कि हाँ वो बैड लोन्स को परचेज करें डायरेक्टली, पर वो डायरेक्टली अगर करना चाहती हो तो फिर सीधा बैंक से ही परचेज कर लो ना, क्यों फिर बैड बैंक के हत्ते जाए, फिर बैड बैंक जो है वो फिर एआईएफ खुद को कंसिडर करना शुरू करे। ऐसे में फिर बैंकों से सीधा खरीद लो ना, अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन एआईएफ्स अगर इंटरेस्टेड हैं बैड बैंक को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा देखो बैड बैंक की अगर बात करें या बैड लोन्स की अगर बात करें, है ना, तो उसमें म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, या ईसीबी लेंडर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जो एक्सटेंडेड बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके लिए बात हो रही है। तो ऐसे में एक्सटेंडेड बॉन्ड्स का मतलब एक तरीके से होता है कि मिक्स ऑफ बॉन्ड्स, एक कंपनी का बॉन्ड ना होकर के 3-4 कंपनियां मिलकर के एक मिक्स में बॉन्ड रिलीज करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इनका जो लोन लिया हुआ है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, आप उनको तो देखो एआरसी के हैंडओवर करो, ठीक है, और जो एआईएफ्स हैं उनको आप कह दो कि भाई बैंकों से आप अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ बैड लोन्स को हम करेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा बैंकों से आप टेक ओवर करो। एक ये भी तरीका यहां पर बताया हुआ है। साथ में जो भी डिस्ट्रेस्ड कंपनीज जो लोन रिटर्न नहीं कर पा रही है, इनको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड या उसके बाहर अलाउ किया जाए कि हाँ भाई आप आराम से पार्टिसिपेट करो, बट एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, इस कैटेगराइज्ड मैनर के अंदर, कि हाँ बैंकों से तो आप ले सकते हो एआईएफ्स, ठीक है, मतलब जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो तो बैंकों से सीधा बैड लोन ले ले कि हाँ हम रिजॉल्व करेंगे इनको, और एआरसीज हैं जो सरफाईसी एक्ट के तहत स्टैब्लिश की गई हैं, उनको वो टेक ओवर कर सकते हैं उन बैड लोन्स को जो कि म्यूचुअल फंड के बेसिस पे चल रहे हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज के बेसिस पे, या ईसीबी, या फिर बॉन्ड के बेसिस पे। तो एक ये तरीका आ गया। तो लास्टली देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ये जो एआरसीज या बैड बैंक आप स्टैब्लिश कर रहे हो ना, इनके अंदर जो मैनेजर हैं या जो मेन स्पॉन्सर्स हैं, इनके स्टेक्स वहां पर इन्वॉल्व होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक मैनेजर है XYZ नाम का बंदा, एआरसी है, एआरसी का नाम है ए, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ए। अब ये ए कंपनी कुछ डिसाइड करती है और उसके अंदर इस मैनेजर का से बहुत है, सुनी जाती है इस बंदे की बात। अब ये बोलता है कि हाँ हम कंपनी ABC के शेयर्स को या फिर इस ABC के द्वारा जो लोन लिया हुआ उसको टेक ओवर करेंगे और ए कंपनी जो है इसमें रोल प्ले करेगी। तो यहां पर XYZ जो इंडिविजुअल है ना, ठीक है, उस XYZ इंडिविजुअल का यहां पर रोल होना चाहिए कि हाँ जी एआरसी कंपनी जो है उसमें इस XYZ के कुछ शेयर्स खुद के भी इन्वेस्टेड हैं। नहीं तो वही बात है, मालिकाना हक तो लेकर के बैठ गए मैनेजर साहब और डिसीजन भी ले रहे हैं एआरसी के, पर पता पड़ता है कि उनके शेयर्स ही नहीं है, तो वो बात हो गई कि दूसरे के घरों में जाकर के आप पंचायत करो, तो वो चीज़ तो नहीं चलने वाली है। तो ऐसे में फिक्स करना जरूरी है कि एटलीस्ट 2.5% या फिर 5 करोड़ रुपए, इन दोनों में से जो भी कम है उतना उस मैनेजर के स्टेक्स होने चाहिए, मैनेजर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उस एआरसी कंपनी में, तब जाकर के उसको आप मैनेजर की पोस्ट पे बैठाओ। तो उससे क्या होगा कि जब बंदे के खुद के पॉकेट से पैसे लग रहे होंगे, पता पड़ेगा ना एआरसी डूबेगी या चलेगी, तो वो सही से सोच समझ के डिसीजन लेगा। तो ये भी जरूरी है। तो चाइना का एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाता है, और ये 4 एक्सपीरियंस जो हमने देखे वो थे ही, और 5वां यहाँ पर एआरसी और एआईएफ्स के बीच में बैलेंस बनाने का भी देख लिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है जम्मू कश्मीर टॉक्स थ्रू अ वाइड लेंस। आर्टिकल को लिखा है विवेक आरजू जी ने। ये देखो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हुए इंडिया के। तो देखो एक आयरनी निकल के आ रही है कि एक तरफ तो जम्मू एंड कश्मीर में हम देखें तो लगातार जो पॉलिटिशियन जिनको या तो अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया था या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद में उनकी मूवमेंट को ही रोक दिया गया था, और दूसरी तरफ अब ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उन पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया जाता है कि हम यूनियन टेरिटरी को अब स्टेटहुड देना चाहते हैं, वहाँ पर असेंबली स्टैब्लिश हो और वहाँ पर इलेक्शंस हो। तो देखो डिमांड जो पॉलिटिशियन की है, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन है, उनकी तो ये है कि 100% स्टेटहुड रिस्टोर करो, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी पॉपुलेशन वाइज बाउंड्रीज क्लियर हो और उसके बाद में वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए जाएं।
तो ऐसे में ये एक आयरनी निकल के आ रही है कि 5 अगस्त के पहले जो सिचुएशन थी उसके बाद में जैसे ही चेंजेस आते हैं, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 डिवीजन बन जाते हैं, दोनों यूटीज बना दी जाती है, फिर उसके बाद में उनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा जाता है और अब उन्हीं से बातचीत की जा रही है। तो यहाँ पर एक तो मुद्दा यह आ जाता है कि अभी रिसेंट जो पाकिस्तान के साथ में इंडिया की एंगेजमेंट है, कहीं इसका तो असर नहीं है। वजह कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि बड़े लिबरल्स हैं कि पाकिस्तान अब जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमी पे ध्यान देगा। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान ये बोल रहा है कि अगर इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड रीस्टोर कर देता है तो हम इंडिया के साथ में एंगेजमेंट फिर से अच्छी करनी शुरू कर देंगे। और दूसरा, एक पाकिस्तानी मीडिया में एक नैरेटिव निकल के आ रहा है जो कि इंडियन मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, वो ये कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के पास में फेस सेविंग के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, क्योंकि वहां पर एक नैरेटिव बार बार निकल के क्या आ रहा है कि पाकिस्तान जहां पर सरकारें गिनती हैं, बिगड़ती हैं, केवल और केवल एक मुद्दे पे है, वो है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को इंडिया ने यूनिलैटरली अपने यहाँ पर 5 अगस्त 2019 का वहाँ पर स्टेटस चेंज कर दिया, तो वहाँ पर सरकार के पास में, एस्टैब्लिशमेंट के पास में चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान के साथ में हम हमारी एंगेजमेंट्स को नॉर्मलाइज करें। उस चीज़ को ध्यान में रख करके क्या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये काम कर रहे हैं? तो ये चीज़ देखो, वैसे तो कोई इतनी डाउट वाली नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद में जो कुछ भी चेंजेस आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में और उसका असर जो पाकिस्तान में पड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्ट हमें शो करता है कि हाँ, पाकिस्तान में जो स्टैब्लिशमेंट है वो इंडिया के साथ में एंगेजमेंट क्यों करे, क्योंकि पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुकी है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो, क्योंकि वो न तो निगले बन रही है ना उगले बन रही है। इतने सालों से कोई भी कुछ भी कर रहा है तो कश्मीर, और आज अगर कश्मीर मुद्दे को वो छोड़ते हैं तो भी गड़बड़ हो गए। वो बात ठीक है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान ने इंडिया को घेरने की पूरी कोशिशें की हैं, पर वही चीज़ है कि अभी तक तो सक्सेसफुल हुए नहीं है। इसके अलावा आज अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके की एंगेजमेंट होती है, जिसमें पहला काम तो है कि फरवरी में जो सीज फायर को ऑब्जर्वेंस में लिया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस में कोई मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं होगा, गोलियां बुलेट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो बोले ये तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली वेस्टर्न कंट्रीज और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, वाकई में शांति स्थापित करने के लिए दोनों कंट्रीज काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं जो कि इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल, एक कहते हैं ना, रेडिकली एकदम ही इग्नोर करें कि भाई यहाँ पर तो संघ परिवार का रूल चल रहा है। तो उस आइडियोलॉजी को भी ज़्यादा इतना कोई क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, अगर पिछले कुछ सालों की बात की, कुछ महीनों की अगर बात करें। अब पॉइंट यहाँ पर राइटर जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट है वो सीधे के सीधे कॉन्सिलमेंट का को मतलब एक तरीके से रिकॉन्सिलिएशन के हैं कि कैसे भी करके सेटलमेंट किया जा सके। ठीक है, अगर बस एक जो मुद्दा रहा है वो ये कि स्टेटहुड दे दो जम्मू एंड कश्मीर को, तो ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि जो पॉलिटिशियन के साथ में एंगेजमेंट है तो उसको आप देखो कि हाँ, पाकिस्तान की तरफ से जो सिग्नल है उसको उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। वजह क्योंकि जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पारित हुआ था 2019 में, तो उस टाइम पे सीधा कमिटमेंट ये था कि लद्दाख को तो यूनियन टेरिटरी बना देंगे। वैसे तो बात अलग है कि लद्दाख की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि हमें भी असेंबली दो, कल की न्यूज़ थी। ओके, तो और जम्मू कश्मीर के लिए कहा था कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर देंगे स्टेटहुड और असेंबली बनाएंगे, इलेक्शन भी करवाएंगे, और उसी दिशा में काम भी किए जा रहे हैं। पर पाकिस्तान अगर ये एक्सपेक्ट करे कि स्टेटस को एंते आ जाएगा, दैट मीन्स 5 अगस्त के पहले जो सिचुएशन थी एग्जैक्टली वो क्यों आ जाएगी, वो तो दूर दूर तक अब भूल ही जाओ कि जम्मू कश्मीर में अब लद्दाख फिर से ज्वाइन होगा और फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर को वो का वो स्टेटस रिस्टोर कर पाएंगे। ना तो टारगेट है, ना कुछ होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तानी हमारी जो आर्मी चीफ हैं MM नरवणे जी, ठीक है, उनके द्वारा स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान की तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी पाकिस्तान अब धीरे धीरे वाइंड अप कर रहा है। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। सबसे मेन वजह है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक बर्बादी, जिसमें हमने कल एक न्यूज़ भी देखी थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 27 टारगेट पॉइंट्स इनको दिए थे, उनमें से अभी भी 6 में फेल हो रहा है पाकिस्तान, पहली चीज़। दूसरा, उस टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें इंडिया भी मेंबर है, तो इंडिया के वोट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। इंडिया, US, चाइना, ये 3 तो की प्लेयर्स है उसमें।
ठीक है। तो उसमें आप देखो कि इंडिया के साथ में अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में फिर फट में अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पाकिस्तान को, वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। और ग्रे लिस्ट से अगर पाकिस्तान बाहर नहीं निकलता है तो इंटरनेशनली पाकिस्तान पैसा उधार नहीं ले पाएगा। जैसे कि हमारी परिस्थिति हुई थी ना 1991 की बात कर रहा हूं, जब हमने एलपीजी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, तब जाकर के हमें आईएमएफ ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था कि हाँ जी आप ये कुछ कंडीशंस है हमारी, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया था, तो बोला अब जाकर के आप ये इंप्लीमेंट करो और ये लो लोन। ठीक है, तो ये रातों रात जो हमारी लोन आए, और आज अगर हम कहीं पे भी इंटरनेशनली कॉम्पीट कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, वही एलपीजी पॉलिसी। ठीक है ना। तो एक तरफ तो देखो सिचुएशन की बात करें इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान का समझ में आ गया होगा आपको कि हाँ इकोनॉमिकली बहुत बुरे हाल से गुजर रहा है। तो एक तरफ तो देखो मोदी गवर्नमेंट जो है वो बायलैटरल एंगेजमेंट को लगातार चला, मतलब कंटिन्यू करना चाह रही है, जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले हुआ करती थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो परिस्थितियां पहले थी एग्जैक्टली वो की वो रिपीट हो जाएंगी, वो नहीं होने वाली है। स्टेटहुड फिर से देने की बात है, वो हो रही है कंटिन्यू आगे। इसके लिए आगे देखें तो बायलैटरल ट्रेड की बात करें, एक तो जैसे शुगर और कॉटन के ऊपर अभी जो बैरियर्स लगाए थे पाकिस्तान ने वो हटाए थे, वो बात अलग है कि वहाँ पर फिर से कॉमर्स मिनिस्टर ने तो कह दिया कि बोला हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, पर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्टेटमेंट आते हैं कि हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि कश्मीर को फिर से स्टेटहुड ना दे दी जाए। तो बायलैटरल ट्रेड को रिवाइवल देना चाहता है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में जो विजिट हो रही है वीज़ा फ्री, उसको एक रिवाइवल देना है, उसमें आसानी लेकर के आनी है, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट अगर अच्छे से होता है तो फिर गवर्नमेंट्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ में वहाँ पर जो स्ट्रक्चर डायलॉग होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसका रिवाइवल भी होना चाहिए। हाई कमिश्नर्स हैं उनका भी रीडिप्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब जब भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तो उसका रिटेलिएशन इंडिया ने ढंग से दिया है। जैसे मैंने प्रीवियस आर्टिकल में बताया था कि पठानकोट हो गया, फिर उरी अटैक हो गया, फिर पुलवामा हो गया, इसके बाद में बैक टू बैक कुछ ना कुछ रिवर्ट में दिया है इंडिया ने। समझ गए। अब बात आ जाती है मुद्दे की, वो है अफगानिस्तान में सिचुएशन। देखो पाकिस्तान किसी भी केस में नहीं चाहता कि इंडिया वहाँ पर बातचीत करे, इंडिया का रोल वहाँ पर हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया को एक इकोनॉमिक स्फीयर तक ही पाकिस्तान कन्फाइन रखना चाहता है कि हाँ जी पाकिस्तान अफगानिस्तान का एंगेजमेंट इंडिया के साथ में केवल और केवल ट्रेड का रहे, ज़्यादा कुछ नहीं रहे। पर आज जो अफगानिस्तान पीस टॉक्स की बात करें तो उसमें एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार है तो दूसरी तरफ तालिबान भी है। तो तालिबान के साथ में इंडिया लगातार एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि कतर के एनवॉय ने कहा भी था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन ऑफिशियल्स ने तालिबान के साथ मीटिंग की है। ठीक है, तो कोशिश है इंडिया की तरफ से पूरी है, क्योंकि ये तो रियलिटी है कि तालिबान पावरफुल है एज कंपेयर टू तालिबान की सरकार, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। तो ऐसी परिस्थितियों में तालिबान के साथ इंडिया एंगेज करना चाहता है, पर हमें पता है कि तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि इंडिया के। तो ऐसे में पाकिस्तान किसी भी केस में तालिबान को इंडिया के साथ एंगेज नहीं होने देना चाहता और केवल इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर फंसाए रखना चाहता है। और ये सीधा सा क्लियर हो जाता है पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं शाह मसूद कुरैशी, उनके स्टेटमेंट्स थे। तो देखो अब दिल्ली जो है वो तो देखो लगातार एंगेज करना चाहता है और इसके लिए अपनी तरफ से डिप्लोमेटिकली एकदम फ्लैट फुटेड रेडी है। इसका मतलब बिल्कुल रेडी है, ओपनली बैलेंस्ड वे के अंदर कि हाँ जी हम बात करेंगे, एकदम फर्म है। ओके, अब बात आ जाती है कि अभी तक की सिचुएशन ये थी कि इंडिया ने कभी भी तालिबान के साथ में एंगेज करने की बात इसलिए नहीं की, या फिर अभी क्यों करने लगे। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो यूएसए तालिबान को खत्म करने के लिए 2001 के अंदर अफगानिस्तान में आता है, उसी यूएसए के विड्रॉल के टाइम पे यूएसए तालिबान के साथ ही एंगेज कर रहा है। तो फिर इंडिया का कौन सा ज्यादा नुकसान किया है तालिबान ने। और दूसरी चीज, आज तालिबान अगर एक रियलिटी निकल के आती है तो ऐसे में एंगेज करने में कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बातचीत करने में कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अभी तक क्या था सिनेरियो, अब मानो अगर 2020 से पहले की बात करें, 2019 दिसंबर तक की भी बात मानो ना, तो तब तक सिचुएशन ये थी कि इंडिया होल हार्टेडली प्रेसिडेंट अशरफ गनी और वहां की सरकार उसके साथ में कनेक्टेड फील थे, केवल और केवल वहीं पे। कोई क्लैरिटी नहीं थी कि तालिबान के साथ में एंगेजमेंट होगी, पर सिचुएशन बदल रही है तो हम तालिबान के साथ एंगेज कर रहे हैं।
आज पाकिस्तान भी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एक सेटलमेंट चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है अफगानिस्तान से, जिसको डुरंट लाइन बोला जाता है। अब उस डुरंट लाइन के जस्ट ईस्ट में अगर आप देखो तो पाकिस्तान की दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस बॉर्डर शेयर करती हैं, जिनमें एक तो है खैबर पख्तूनवा और एक है बलूचिस्तान। और यहां पर आपको पता है आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, वहां पर लोग मरते रहते हैं, अनस्टेबल टेरिटरीज हैं। तो होता क्या है कि 1990s में जब तालिबान का रूल आता है, कहां पे, अफगानिस्तान में, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में एक टेरिटरी हुआ करती थी जिसका नाम था फेडरली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, जिसको फाटा बोला जाता था, FATA। उसको डिवाइड करके, उसको मैनेज करके खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में एडजस्ट कर दिया कि कैसे भी करके मैनेज हो जाए। पर अभी तक भी वहां पर पाकिस्तान परेशानियों का सामना कर रहा है। तो अगर अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती है ना, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन है, पाकिस्तान ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान नई नजरें गड़ाए बैठा है कि कैसे भी करके शांति वहां पर स्थापित हो। और इसी चीज को ध्यान में रख करके बाजवा ने क्या कहा, जियो इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, और उसमें भी अफगानिस्तान और इंडिया हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट देश हैं। ठीक है, अब देखो इंडिया का एंगेजमेंट अफगानिस्तान में क्या केवल इकोनॉमिक्स फेयर में ही है? जी बिल्कुल नहीं। वहां के जो लोकल्स हैं, इवन अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान के जो लोकल लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ में हमारे एंगेजमेंट बढ़े, और अफगानिस्तान और तालिबान के थ्रू पाकिस्तान चाह रहा है कि इंडिया के साथ में एंगेजमेंट अफगानिस्तान की कम से कम हो। तो ऐसे में अब इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है, देखो बेसिक्स में तो चेंज आने वाले नहीं है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात यह है कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है ना, जो कुछ भी, वहां उस सिचुएशन को देख करके पाकिस्तान की समझदारी इसी में होगी कि इंडिया के बारे में कुछ नई सोच के साथ में आगे बढ़े, क्योंकि इंडिया का रोल अफगानिस्तान में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वही बात, तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर देगा, और तालिबान को फिर ओपोज किया जा रहा है वहां के लोकल दूसरे कम्युनिटी ग्रुप्स के द्वारा, क्योंकि तालिबान एक रेडिकल सिस्टम लाएगा, शरीयत लॉ इंप्लीमेंट करेगा, जिसके चलते लोगों को वैसे ही परेशानी हो रही है कि औरतों को वहां पे पढ़ाई का राइट नहीं होगा। मतलब एकदम एक मेडिवल पीरियड की लाइफ वहां पर जीना शुरू करनी पड़ेगी मजबूरन। जबकि आज अफगानिस्तान में जो सिटीज में रहने वाले लोग हैं ना, वो बड़े लिबरल हैं, वो बिल्कुल राशिद खान, ये देखो क्रिकेटर, ये मोहम्मद नबी, ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ खेलते हैं, इनके लिए स्पेशली अलोकेट किया हुआ है इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, धर्मशाला के अंदर क्रिकेट होता है, या यहाँ पर यूपी में इनके मैचेस होते रहते हैं, इंटरनेशनल मैचेस जो भी अफगानिस्तान खेलती है, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, वो इंडिया में खेले जाते हैं बहुत सारे, या फिर उधर गल्फ कंट्रीज में खेले जाते हैं, UAE के अंदर जो अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, वहां पर। तो ऐसे परिस्थितियों में इंडिया के रोल को इग्नोर करना पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा। बाकी तो देखो टाइम बताएगा क्या होता है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेव्ड बाय आवर वुमेन। आर्टिकल को लिखा है उर्वशी बुतालिया के द्वारा। देखो 1850 से बाद तक, अभी तक देखिए फेमिनिज्म की बात की जा रही है कि यंग दलित वुमेन या फिर जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करने वाली औरतें थी, जैसे कि विडो हो गई है ना, उन औरतों को एजुकेशन देना और उन लोगों का एम्पावरमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पे अपर कास्ट या ब्राह्मणिज्म का ज़्यादा डोमिनेंस हुआ करती थी। तो ऐसे परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इसके अलावा मुक्ताबाई, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ताराबाई शिंदे, ये कुछ ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने इनके रिवाइवल के लिए काम किया। इसके बाद में फिर, और जिसमें पेट्रियार्की को चैलेंज किया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हो NCERT के अंदर 9th की बुक है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जिसमें ताराबाई शिंदे जी की फोटो है, 9th या 10th की है, उसमें उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना करके फर्स्ट फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट अपना डिक्लेयर किया था। इंडिया की अगर बात करें, रिकॉर्ड की अगर बात करें, तो फर्स्ट फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट कब आया था? वो स्त्री पुरुष तुलना, जो कि ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा हुआ था, जिनकी उम्र उस टाइम पे केवल 32 साल थी। तो इन लेडीज को इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कि स्कूल जाते थे तो कचरा फेंका जाता था इनके ऊपर, फिर ये अपने साथ में साड़ियाँ लेके जाती थी, फिर साड़ी लेके जाती थी, फिर स्कूल में जाके चेंज करना, फिर बच्चों के सामने एकदम फ्रेश मैनर में अपीयर होना, वो सारा सेम चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो देवांगना कलिता और जो नताशा नरवल का भी जो रिलीज़ हुआ है, रिलीज तो क्या, बेल पे जो गई है, ये भी इसी तरीके से एक मोमेंट को कंटिन्यू कर रही है, जहां पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या फिर NRC है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा फिर एग्जाम्पल दे रही है, अलग अलग एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं राइटर के द्वारा बहुत सारे। तो और लास्ट में जो मेन पॉइंट जो बता रही हैं वो ये कि 1850 के टाइम पे जब
फेमिनिस्ट आइडिया पे काम करते हुए पेट्रियार्की को चैलेंज किया गया था उन लीडर्स के द्वारा जिनके बारे में हमने अभी बात की प्रीवियसली, जैसे सावित्रीबाई फुले हो गई, ताराबाई शिंदे हो गई, इनके द्वारा। तो उनको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए, अगर मतलब देखा जाए तो आज की यंग जनरेशन भी कंटिन्यू कर रही है उस स्ट्रगल को कि कैसे भी करके अपनी खुद की पावर को असर्ट करना, खुद की डिग्निटी को इंश्योर करना, चाहे वो ट्राइबल राइट्स की बात करो या फिर जो एम्प्लॉई या वर्कर्स हैं उनके अधिकारों की बात करो, दलितों के अधिकारों की बात करो, औरतों के अधिकारों की बात करो, स्टूडेंट्स के अधिकारों की बात करो, क्लाइमेट चेंज को लेकर की बात करो, जैसे दिशा रावी का जो टूल किट वाला केस था क्लाइमेट चेंज को लेकर था, नेशनलिज्म की बात करो या बॉर्डर्स की बात करो या फार्मर राइट्स की बात करो या सिटीजनशिप राइट की बात करो। बोला हर एक केस में हमारी जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, वो राइट्स के प्रायोरिटी पे रख करके लगातार अपने आप को असर्ट कर रही हैं, अपनी फाइट को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सारी जो वुमेन है ये उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है मोर और लेस जिस बैकग्राउंड से 1850s के टाइम पे सावित्रीबाई फुले और ताराबाई शिंदे आई थी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे मिडिल क्लास हो गई या फिर नॉन स्वर्ण कास्ट से वो बिलोंग करती हैं। फिर इसके अलावा चीज़ें वही बताई जा रही है। देखो रोल ऑफ वुमेन की अगर बात आए ना तो उस टाइम पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं बार बार कि आप देख सकते हो बिहार में एक लड़का है तन्मय, साथ में उसके कल्याणी नाम की एक ट्रांसमैन है, वो काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके वहाँ पर राइट्स को दिया जाए, जो प्रिजनर्स हैं, जेल में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकार मिले प्रॉपरली। एक में बस एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पर नवदीप कौर की बात कर रहे हैं हरियाणा में, वो मतलब मिड-20s में जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट रह चुके हैं। ठीक है, मजदूर अधिकार संगठन के साथ में अभी वो काम कर रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दलितों के राइट्स की बात की जा रही है। ये देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल से, तो आप ये खुद से देख लोगे। वुमेन एम्पावरमेंट से थीम जो थी वो मैंने आपको समझाई। आगे देखते हैं। द न्यू अर्बन, ये आइडिया पेज पर है, हरदीप एस पुरी जी जो कि मिनिस्ट्री अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो 3 फ्लैगशिप स्कीम्स, इनके बारे में डिटेल पढ़ लेना भाई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बार आर्टिकल आ रहा है, कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक है, जिसमें एक तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अटल मिशन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत और स्मार्ट सिटीज़, इन तीनों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से इन तीनों स्कीम्स ने मिलकर के अच्छा काम किया है। बोला कि एनडीए के टाइम पे अभी तक लगभग 11,83,000 करोड़ रुपए अर्बन एरियाज़ में खर्च किए जा चुके हैं, जो कि प्रीवियस रिजीम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है बोलो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, जिसमें दिल्ली में प्लान फाइनलाइज नहीं होते हैं। दिल्ली में केवल और केवल एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, स्टेट्स को भेजा जाता है और स्टेट गवर्नमेंट्स का फिर वहाँ पर अप्रूवल लिया जाता है कि हाँ जी हम हमारी स्टेट्स में, हमारी सिटीज़ में ये काम करना चाहते हैं। अलग अलग सिटीज़ के लिए रैंकिंग डिक्लेयर करने से कंपटीशन आता है, तो वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं। बीच में जहाँ जहाँ पर भी लीकेजेस थे वो लीकेजेस ख़त्म कर दिए हैं, जिसमें बेस्ट तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगातार स्टेट्स को फंड रिलीज कर रही है, जिससे कि स्टेट्स में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के पैसे की कमी ना आए। सेम चीज़ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो लगभग 1.12 करोड़ हाउसेस को सैंक्शन किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 49 लाख हाउसेस जो हैं उनको तो दे भी दिया गया है, हैंड ओवर कर दिया गया है और कंप्लीट कर लिए जाएंगे। 1.12 करोड़ हाउसेस का जो टारगेट है वो मार्च 2022 आते आते। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च किया जाता है, जिसमें कि इंटरनेशनली जो भी आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनको बुलाया जाता है और वो अपने ओपिनियन देते हैं और उनमें से बेस्ट जो लगता है उसको पिक किया जाता है, जिसके बेसिस पे फिर बाद में काम किया जा रहा है अलग अलग सिटीज़ में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज़ जियो क्लाइमेटिक जोन, कि 6 जियो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर दिया पूरे देश को और फिर उसके बेसिस पे काम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट का असर तो देखना ही पड़ेगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये इसीलिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब ज्योग्राफी का नहीं पता तो आप हिस्ट्री में ज़्यादा कनेक्ट नहीं फील कर पाओगे, और अगर हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट नहीं किया आपने तो क्या आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस अप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में जियो क्लाइमेटिक जोन मतलब ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली सिचुएशन कैसी है किसी भी रीजन में, उसको ध्यान में रख करके फिर मकान बनाया जाए, तब जाकर के ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, वही बात होगी, वन साइज नेवर फिट्स ऑल। तो ऐसे में हर एक सिचुएशन को, हर एक रीजन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना। प्रधानमंत्री आवास योजना में
वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इवन टॉयलेट कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी है जिससे कि वुमेन डिग्निटी को भी इंश्योर किया जा सके। आधार की बात करें तो आधार ने तो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम किए हैं, जिसमें बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है और गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसको हम जैम ट्रिनिटी बोलते हैं, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। अमृत सिटीज़ की बात करें तो 500 सिटीज़ को टारगेट किया गया है जिसमें स्टेट्स के थ्रू काम किया जा रहा है। सेम चीज़ स्मार्ट सिटी की बात करें तो उसमें भी 100 सिटीज़ को टारगेट किया गया है, जिसके तहत इतना इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम पर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्टैब्लिश किए हुए जो ये देखिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम्स हैं, ये स्टैब्लिश हुए किसके अंदर थे? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। और उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत हेल्प की, जहां पर वॉर फुटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी गई कि हाँ जी सिटीज़ में कहाँ पर केसेस हैं कहाँ पर नहीं है, अगर आप कहीं पे फंसे हो, कोविड-19 से परेशान हो रहे हो, कोई भी बीमार हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको। तो लगातार यही चीज़ है। इसके अलावा सिटीज़ में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा ये आता है, तो उसके चलते एक पाथ ब्रेकिंग काम देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ के जो रेट्स हैं उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है ये। और दूसरी तरफ अभी हमने देखा था एक्सप्लेन पेज पे मॉडल टेनेंसी एक्ट कि हमारे शहरों में करोड़ों घर ऐसे हैं जो कि बने हुए पड़े हैं और खाली हैं, बस डर है बस वहां पर किराएदार अगर आकर के रहने लग जाएं तो एक तो जिसके पास में पैसा नहीं है वो आराम से रह पाएगा, दूसरा जिसके पास में घर है उसकी जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है उसके ऊपर उसको कुछ रिटर्न मिलना शुरू होगा। तो उस चीज़ को इंश्योर करने से ये मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया, जिसमें अब आगे देखते हैं स्टेट्स किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं और टारगेट ये है कि कैसे भी करके मार्जिनलाइज सेक्शन, पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, इनका अपलिफ्टमेंट इंश्योर किया जा सके। और बोले सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आज अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए कैपेबल हो रही हैं, ठीक है, जिसमें आप देखोगे द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों साथ में मिलकर के इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा पाए। अभी तक 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ ने लगभग 3,840 करोड़ रुपए तक म्युनिसिपल बॉन्ड रिलीज करके उठा लिया मार्केट से, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पूरी कर पाएंगे और फिर उनको वो टाइम पे रिटर्न करने का टारगेट है। तो ये है सस्टेनेबल मैनर में सिटीज़ का डेवलपमेंट, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्राउंड बीनीथ हिज फीट। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर देखो इंद्रशेखर सिंह जी के द्वारा। ये देखो ग्रैंडसन है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट की, जिससे कि रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ। फार्मर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने गेट, जो कि WTO का प्रेडिसेसर था, ठीक है, तो गेट के तहत जो ट्रेड होता है कमोडिटीज़ का उसको लेकर के और WTO तक लेकर, जब 1 जनवरी 1995 को WTO एस्टैब्लिश हुआ तब तक फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए लगातार फाइट करते रहे। इसके अलावा इन्होंने इतने अच्छे काम किए, जैसे कि सबसे एक इंपॉर्टेंट काम है, जब ये कांग्रेस में थे तो बोला HDW सबमरीन स्कैम आया था, ठीक है, सबमरीन से ले, और उसके बाद में बोफोर्स स्कैंडल आ गया था, उनको एक्सपोज करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। रिजर्वेशन की बात हम कर ही चुके हैं, जिसमें फिर बाद में कितना केओस हुआ था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन देने की बात, एक सोशल रेवोल्यूशन था। तो उसके चलते फिर उसके बाद में फार्मर्स के लोन को वेवियर देना, बोलो पहली बार हुआ था, फिर सरकार गिर गई थी इनकी क्योंकि बीजेपी ने सपोर्ट हटा लिया था। ये चीज़ें इनके द्वारा बताई जा रही है। फिर एक आया था डंकेल ड्राफ्ट। इस डंकेल ड्राफ्ट को 1992 में लाया गया था जब इनकी सरकार गिर गई थी और PV नरसिम्हा राव जी की सरकार आ चुकी थी, और जब हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ चुका था, उसके बाद में डंकेल ड्राफ्ट आया था, तब उन्होंने डेथ नेल बोला था, बोला कि ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम मौत के घाट उतारने वाला काम है, ठीक है, किसानों के लिए। तो किसानों के राइट्स के लिए भी इन्होंने बहुत फाइट की। ऐसी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई जा रही हैं, ठीक है। तो आप खुद से एक बार देख लेना, जो मोटी मोटी चीज़ें थी बस वो बोला 2 मेन टारगेट थे, जिसमें एक तो रिजर्वेशन वाला तो देखो सक्सेसफुली कर पाए, पर ये जो फार्मर्स की प्रोटेक्शन की बात करें, सेव गार्ड द फार्मर सेव इंडिया वाला टारगेट जो था इनका, बोला उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वजह क्या था कि 2008 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनका मेन टारगेट था कि कंपनी राज ना आ जाए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस पिछला क्या रहा है वो यही था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने परेशान किया हमें बहुत ज़्यादा, ऐसे इन्वेस्टमेंट लेकर के आई थी और बर्बाद कर दिया। और इसके अलावा जो लास्ट आर्टिकल है उसके अंदर देखो बताया जा रहा है
कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास में पैसे की कितनी कमी आ चुकी है सेविंग्स में। पिछले साल की बात करें तो लगभग अपनी सेविंग्स में जितना इनकम था उसका 21% तक हिस्सा वो सेव कर पा रहे थे फाइनेंशियल एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी के। और मतलब पिछले साल की अगर बात करें जीडीपी का 21% हिस्सा आप देख सकते हो, 21% पार्ट ये फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पे हाउस होल्ड्स ने सेव कर रखे थे, जो कि डिक्लाइन करते करते अभी कितना हो गया है, 8.2% तक डिक्लाइन कर चुका है 2020-21 के थर्ड क्वार्टर में आते आते हैं। तो कहने का मतलब हाउस होल्ड्स के पास में पैसे की कमी है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पर पैसा बहुत है। एक तो सरकार की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस दिया जा रहा है और साथ में लोगों के पास में भी, अमेरिका की अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे तो $2.6 ट्रिलियन का अमाउंट है उनके पास में। तो इससे क्या हो जाएगा कि उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी और जब वो खर्च करेंगे तो वहाँ पर इकोनॉमी में रिवाइवल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन डिक्लाइन कर रहा है, लोगों के पास में पैसे की कमी आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें हाउस होल्ड की इनकम्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो इकोनॉमी तभी परफॉर्म अच्छे से कर पाएगी जब डिमांड अच्छी होगी, और डिमांड हमें पता अभी कोलैप्स कर रखी है। ओके, तो उसके लिए सरकार को अब जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे ही पेंडेमिक थोड़ा सा कम हो तो और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो हाउस होल्ड स्ट्रेस में लगातार जाया जा रहा है। ओके, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। वीडियो देखो लेंथी होता है मानता हूँ, पर जो मेन आर्टिकल्स होते हैं उनको तो हम डिटेल में लेते हैं, और जो बाकी लगता है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसकी हम समरी ले लेते हैं। ओके, तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।